गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल रियल स्टोरी हब में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में लगभग हर किस्म की वीडियो जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित होंगी उसको लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा ये पहला वीडियो है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आज की स्टोरी है ये लगभग पुनर्जन्म पे आधारित है। तो बात लगभग 70 के दशक की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, वहां पर एक मोहल्ला है शरीफपुरा। तो शरीफपुरा गांव में एक ठाकुर का परिवार रहा करता था जो बहुत ही गरीब था, और उस परिवार में 3 ही सदस्य थे, पति पत्नी और उनकी बेटी सुमित्रा। वो बहुत ही गरीब थे, इसी कारण उनके पिताजी को सभी का पेट पालने के लिए गांव से दूर शहर की ओर जाना पड़ा। तो वो काम करने के लिए दिल्ली शहर की ओर चले गए। जब दिल्ली शहर की ओर चले गए और सुमित्रा कुछ साल की हुई तो उसकी माँ का देहांत हो गया। जब उसकी माँ का देहांत हो गया तो सुमित्रा बिल्कुल अकेली पड़ गई। तब जाके उसके दूर का एक रिश्तेदार है, उसके चाचा जी लगते हैं, तो उन्होंने उसे बचपन से पाला पोसा। और जब सुमित्रा की उम्र जब 13 साल हो गई तो उसकी शादी एक जगदीश नाम के युवक से कर दी गई। क्योंकि जगदीश एक गरीब परिवार से था, इसी के लिए उसे भी काम करने के लिए अपना पूरा परिवार छोड़कर शहर की ओर रुख करना पड़ा। जब जगदीश अपना परिवार को छोड़कर शहर चला गया तो सुमित्रा फिर से अकेले हो गई। उसे घर पे सारे थे, उसके सास ससुर ननद देवर सारे थे, फिर भी वह इनके होने के बावजूद खुद को अकेला महसूस करने लगी। फिर एक वक्त आया 1984 दिसंबर का महीना। दिसंबर का महीना सुमित्रा के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि सुमित्रा ने इस महीने में एक बच्चे का जन्म दिया था। उसके बच्चे का जन्म लेते ही सुमित्रा बिल्कुल खुश हो गई। वह सोचने लगी, चलो कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसा कोई तो आ गया जिसके साथ मैं अपना समय व्यतीत कर सकती हूँ। जब 5 से 6 महीने बीत जाते हैं और लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है, उसमें एक दिन सुमित्रा गांव के औरतों के साथ घर का सारा काम खत्म करके गांव से बाहर पानी लेने के लिए चली जाती है। क्योंकि उस दौरान जो कुआं होता था वो गांव से बाहर ही होता था, तो इसीलिए वह गांव की औरतों के साथ पानी लेने के लिए चली जाती। गांव की सारी औरतें पानी भर के वापस आ रही थी अपने घर की ओर, तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब सारी औरतें पीछे मुड़कर देखती है तो क्या होता है, वो देखते हैं कि सुमित्रा को एक दौरा पड़ा हुआ है, और वो देखते हैं कि सुमित्रा का जो एक हाथ है ऊपर आसमान की ओर और उसकी उंगलियां जो वो पीछे को मुड़ी हुई है, और उसका जो बेटा है एक हाथ में है और वो जोर जोर से रो रहा है। गांव की सारी औरतें सुमित्रा को देखकर डर जाती है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ हुआ था। सुमित्रा की जो आंखें हैं वह गोल गोल वो घूम रही थी, उसकी जो पुतलियां अंदर की वो, और जो सांस जो उसका है वो जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा है, और जो उसकी जो एक होता है दांत कटकटाने की आवाज ये अलग आ रही थी। तो ये सब चीजें देखकर गांव वाले डर जाते हैं। सारी औरतें सुमित्रा का आवाज लगाती है, और सुमित्रा तो होश में रहती नहीं है कि वो किसी को रिप्लाई दे सके। उनकी भीड़ देखकर रास्ते से जो इंसान जा रहे थे वो भी आ जाते हैं कि वहां पे किस लिए भीड़ लग रखी है। तब वे देखते हैं सुमित्रा का हालत, तो वो भी बिल्कुल डर जाते हैं। सारे मर्द भी आवाज लगाते हैं सुमित्रा को, पर सुमित्रा है कोई रिप्लाई देती नहीं है, और हर कोई उसके पास जाने के लिए भी डर रहा है। अब ये सिलसिला जो है ये लगभग 5 मिनट तक चलता रहा। जब 5 मिनट के बाद सुमित्रा को होश आया तो सुमित्रा ने देखा कि काफी भीड़ लग रही है। गांव की औरतों ने पूछा, सुमित्रा तुझे हुआ क्या था? तो सुमित्रा कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ था। इस पर सुमित्रा भी कुछ पूछती है कि मुझे अभी क्या हुआ था? तो गांव वाले भी डरे हुए थे, वो बोलते हैं कुछ नहीं। सुमित्रा देखती है कि जो पानी का बर्तन है वो नीचे गिरा हुआ है, और बच्चा जो है जो जो से रो रहा है, वो उसे चुप कराती है और दोबारा पानी भर के घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद सुमित्रा सोचती है कि अभी अभी मुझे तो कुछ हुआ था, पर गांव वाले सारे कुछ बता नहीं रहे। अब इस सिलसिले को 5 से 6 दिन निकल जाते हैं। 5 से 6 दिन निकल जाने के बाद क्या होता है, सुमित्रा एक दिन रसोई में काम कर रही होती है। तब उसकी सास को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तो उसकी सास जो है उस आवाज का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंचती है जहां पे रसोई था। रसोई में जाकर उसकी सास देखती है तो वह बिल्कुल घबरा जाती है, और घबराने के बाद वह अपने जो सुमित्रा के ससुर जी थे उसको बुला लाते हैं। जब उनके ससुर आते हैं तो वह भी बिल्कुल डर जाते हैं, और उनके घर पर भी लगभग काफी भीड़ हो जाती है।
सारे मिलकर सुमित्रा को आवाज लगाते हैं। सुमित्रा जो कभी होश में थी नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो ये सब देखकर उसका जो ससुर है वह सुमित्रा के पति को शहर से बुलवा लाता है। जब सुमित्रा का पति शहर से वापस आता है तब लगभग हर दूसरे दिन तीसरे दिन में यह सिलसिला लगा हुआ रहता है। जब सुमित्रा को दौरा आता था तो उसके दोनों हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे मुड़ी हुई, आंख की पुतलियां घूम रही है और जो है सांसें चल रही है, दांत कटकटाने की आवाज आती थी। ये सब देखकर सुमित्रा का जो पति है वह वैद्य जी को बुला लाते हैं। जब वैद्य जी आते हैं और उसके चेकअप करते हैं तो वैद्य जी कहते हैं कि सुमित्रा बिल्कुल ठीक है। तो उसका पति जो सोचता है कि शायद भूत प्रेत का साया होगा, इसलिए वो ओझा को बुला लाते हैं जो झाड़ फूक करते हैं। ओझा को बुलाते हैं, झाड़ फूक होता है, ओझा बोलता है इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है, सुमित्रा को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। यह कहकर ओझा भी चले गए। अब ये सिलसिला लगभग 5 महीने तक चलता रहा। अब 5 महीने में एक वक्त ऐसा आया जिस दिन सुमित्रा ने अपने मौत की भविष्यवाणी की। जब उसने मौत की भविष्यवाणी की तो वहां पे लगभग सारे लोग मौजूद थे। जब उसे 15 मिनट के बाद जब उसे होश आया तो उसे परिवार वाले पूछते हैं कि अभी तुमने क्या कहा। तो सुमित्रा कहती है मुझे तो कुछ पता नहीं। तो उस दिन सुमित्रा ने जो भविष्यवाणी की थी वो ये थी कि आज से लगभग 3 दिन के बाद मैं मर जाऊंगी, मतलब आज 16 जुलाई है, मैं 19 जुलाई को मर जाऊंगी। यह कहकर फिर उसे 15 मिनट के बाद होश आता है। जब घर वाले पूछते हैं कि तुमने क्या कहा, तो सुमित्रा कहती है मुझे कुछ याद रहता नहीं है। पर जगदीश जो उसका पति था वह उसे बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह बताता है कि अभी तुमने ये चीज कही है। तो सुमित्रा इस बात को इग्नोर करती है और इग्नोर करते हुए वह लगभग नकारे देती है, पर बाद में विश्वास भी कर लेती है कि शायद मैंने कहा होगा ये बात। अब एक बात सोच के देखिए कि जिसने भविष्यवाणी की है कि मैं आज से 3 दिन के बाद मर जाऊंगी, उसके लिए 1 दिन 2 दिन कैसा निकला होगा, रात में नींद भी नहीं आई होगी। तो ऐसे ही करते करते 1 2 और आता है तीसरा दिन। जब तीसरा दिन आता है तो एक दिन सुमित्रा कहती है कि मैं आज के दिन कोई भी घर का काम नहीं करूंगी जिससे मेरी मौत हो जाए। तो वह इस दिन घर में ही रहती है और मतलब कुछ काम नहीं करती, वो सिर्फ घर में लेटे हुए रहती है, बैठे हुए रहती है। जब शाम होती है तब वह ताजी हवा खाने के लिए गेट में चली जाती है, जो घर का मेन दरवाजा है वहां पे। उसी समय उसके एक फ्रेंड जो है वो रास्ते से गुजर रही थी। जब वह रास्ते से गुजर रही थी तो सुमित्रा उसे देख लेती है तो उसे आवाज देकर बुलाती है। जब उसकी दोस्त उसके सामने आती है और दोनों आपस में बिल्कुल बात कर रहे होते हैं। जब उसके आने के बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब बात करते करते अचानक सुमित्रा जो है एक जगह पे खड़ी की खड़ी स्टैचू के जैसे रह जाती है और उसके दोस्त जो है उसके तरफ ध्यान दिए बगैर बातें किए जा रही है। जब सुमित्रा की ओर से कुछ आवाज आता नहीं है, रिप्लाई आता नहीं है, तो वह देखती है और उसे आवाज भी लगाती है तो कुछ रिप्लाई आता नहीं। यह सब देखकर उसकी दोस्त है बिल्कुल डर जाती है और डर के मारे जो है वह जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर घर में जो अंदर थे और घर के अगल बगल के लोग सारे वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो देखते हैं कि सुमित्रा बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी है। तब उसे बड़ी मुश्किल से जमीन पर लेटाया जाता है और वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं, उसे चेक करते हैं तो वैद्य जी कहते हैं कि सुमित्रा की मतलब मृत्यु हो चुकी है। तो इतना सुनते ही गांव में और घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। और चूंकि गांव के सारे लोग डरे हुए थे, कई लोग सोचते थे कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, तो इसीलिए गांव वाले सोचते हैं कि इसकी जो क्रियाक्रम है वो आज के आज ही निपटा दिया जाए। जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और अंदर जब बॉडी का श्रृंगार हो रहा था तो उस समय क्या होता है, एक औरत डर के मारे भागे भागे घर के बाहर आती है और एक एक करके दूसरी तीसरी चौथी पांचवी औरत सभी डर के मारे बाहर आते हैं। और वो बाहर आके बताते हैं कि सुमित्रा की सांसें चल रही है, उसकी जो आंख की पुतलियां जो वही पहले की तरह घूम रही है। यह सब देखकर वो डर के मारे बाहर आ जाते हैं। यह सब देखकर दोबारा से वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं, उसका फिर चेक करते हैं तो वैद्य जी बताते हैं कि सुमित्रा अभी जिंदा है। तो उस दिन सुमित्रा की जो मृत्यु हुई थी वह 45 मिनट की। जैसे ही उसे होश आता है वह देखती है कि उसके अगल बगल काफी भीड़ हो रखी है और वह कहती है कि आप सब हो कौन। वह किसी को नहीं पहचानती है।
उसका पति जो बाहर खुशी के मारे रो रहा था वो अंदर आता है, वो उसे गले लगने की कोशिश करता है, पर उसे धक्का देती है, पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो और आप हो कौन। यह देखकर उसका पति शौक हो जाता है कि ये मुझे पहचान नहीं रही है, और दोबारा से वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी आते हैं तो कहते हैं कि अभी इसे होश आया है, इसे आराम करने दो, थोड़ी देर के बाद सब चीज ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर हो जाती है, इसके बावजूद भी सुमित्रा किसी को नहीं पहचानती है, इतना तक कि जिसे उसने जन्म दिया है उस बच्चे को भी नहीं पहचानती है। पर गांव के सारे औरत बताते हैं कि ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारी दोस्त है, जिसे तुम बात करते समय मर गई थी, अपने सास ससुर को, अपना बेटा को, सबका एक जन्म परिचय कराते हैं, पर वह किसी को भी नहीं पहचानती है। अब इस सिलसिले को लगभग 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। 2 से 3 महीने गुजर जाने के बाद उस गांव में एक इंसान आता है, और वह वहां पर ही आके गांव वालों से पूछता है कि यहाँ पे कोई ऐसी औरत है जिसकी बर्ताव बिल्कुल अलग है। तो गांव वाले बोलते हैं एक औरत तो है, पर आप हो कौन। पर इस पर वह इंसान कहता है कि आप ये बताइए कि वह औरत रहती कहाँ है, आप मेरे बारे में छोड़ दीजिए कि मैं कौन हूँ। इस पर गांव के लोग जो है जगदीश के घर का पता बता देते हैं। तो वह इंसान जगदीश के घर जाता है और कहता है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्त्री या महिला है जिसका बर्ताव बिल्कुल अलग है। तो इस पर जो जगदीश कहता है कि आप हो कौन। तो वह इंसान कहता है कि मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है और मैं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर। इतने में अंदर से जगदीश के माता पिता आ जाते हैं बाहर। तो वे भी पूछते हैं कि भैया आप हो कौन। तो इंसान दोबारा कहता है कि मेरा नाम रामसिया त्रिपाठी है और मैं यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से आया हूँ। जैसे ही रामसिया त्रिपाठी अपना नाम दोबारा लेते हैं और यह नाम सुमित्रा के कानों में जाता है, वह घर के अंदर से भागे भागे आती है और उस इंसान से गले लग। जब वह गले लगती है तो वह इंसान उससे दूर हटने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम हो कौन। इस पर सुमित्रा कहती है पिताजी आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं आपकी बेटी शिवा, क्योंकि शिवा रामसिया त्रिपाठी की बेटी का नाम था। तो वह बोलती है कि पिताजी आप मेरी जो हैंडराइटिंग है वो नहीं पहचान रहे हो। तो रामसिया जी कहते हैं कि अगर कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो हैंडराइटिंग सेम मेरी बेटी की जैसे है। जब ये सब चीजें हो रही थी तो उस वक्त घर में लगभग काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उस समय क्या है, रामसिया जी जो है अपने साथ एक ब्रीफकेस लेके आए थे और उस ब्रीफकेस में एल्बम थी। तो वह एल्बम रखते हैं और रखने के बाद कहते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी हो तो इस एल्बम में कौन कौन है इसे पहचानो। तो सुमित्रा कहती है पिताजी इसमें मैं हूँ, आप हो, ये है माता जी और उनके 2 बेटे रिंकू टिंकू, अपना जो पति छेदी लाल उसे पहचान लेती है। और एक जगह जाके वह रुक जाती है। जब वह रुक जाती है तो रामसिया जी कहते हैं तुमने सब चीज सही से बता दिया, पर इस आखिरी फोटो में आकर तुम आखिर रुक क्यों गई। तो सुमित्रा कहती है पिताजी ये मेरी ननद है और इसी ने मेरे सिर पर पत्थर मारकर मेरी हत्या की थी। इतना सुनते ही रामसिया जी हैं वो भावुक हो जाते हैं और उससे गले मिल जाते हैं और रोने लगते हैं। और रामसिया जी कहते हैं कि इस लड़की की एक एक बात सही है। उसके बाद रामसिया जी वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें एक कहानी वो कहते हैं 24 अक्टूबर 1962 को मेरी बेटी शिवा का जन्म हुआ था और उस समय मैं एक कॉलेज में लेक्चरर था और मेरे घर पे चूंकि पढ़ाई का माहौल था इसी के लिए मेरे घर पे सारे पढ़े लिखे थे और उस वक्त मैंने शिवा को ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया। जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो मैंने उसकी शादी एक छेदी लाल नाम के युवक से कर दी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए, पर 2 बच्चे होने के बाद भी उसका जीवन जो है वो खुश नहीं था, क्योंकि उसके घर पे हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लड़ाई होने का कारण यह था कि सुमित्रा उस परिवार में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उस परिवार में सारे सिर्फ 12वीं तक ही पढ़े हुए थे। तो एक खुलस सा था उसके ननद के ऊपर कि ये सबसे ज्यादा, इसी कारण जो है अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो एक दिन क्या होता है, शिवा का जो परिवार होता है उनके पास एक बुजुर्ग अंकल आते हैं और वो बताते हैं कि शिवा का जो लाश है वह रेलवे पटरी पर मिली है और उसने आत्महत्या कर ली। इतना सुनते ही
उस परिवार के सारे लोग भागे भागे जाते हैं और देखते हैं कि शिवा का जो लाश है वो रेल पटरी के दोनों के बीच में रखी हुई है और उसके बॉडी पे एक भी कट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ हल्का सा उसके सिर पे चोट का निशान है। थोड़ी देर के बाद सारे उस बॉडी को उठाकर ले जाते हैं और आनंद फानन में उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार होता है उस समय जो राम सियाजी त्रिपाठी है वह शहर से कहीं बाहर दूर गए हुए थे और उसके मौजूदगी के बिना ही उस बॉडी की अंतिम संस्कार कर दी जाती है। इस पर शिवा के घर वालों में कुछ शक होता है और वो एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद शिवा का जो पति छेदीलाल उसके ऊपर और उसके पिताजी के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस उसको लेकर चली जाती है और इस दौरान घर की जो दोनों औरतें हैं, ननद और उसकी सास, वह घर से भाग गई होती है। कुछ पूछताछ होता है उनसे और पूछताछ में कुछ निकलता नहीं है और उस समय क्या है, कुछ सबूत इकट्ठा करने का भी उतना कुछ इंतजाम था नहीं, इसी के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके छूटने के बाद उसी घर में उसके जो ननद है और सास है वो भी आ जाती है। जब वो आ जाती है तो पुलिस उनको भी गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करने के बाद छोड़ देती है। एक शिवा जो है वह उस दिन मरी थी और एक सुमित्रा जो है वह अपनी मौत की भविष्यवाणी 3 दिन पहले कर रही थी। दूसरी बात यह थी कि सुमित्रा जो एक दिन भी स्कूल गई नहीं थी, जिसे हिंदी बोलना भी और लोकल लैंग्वेज बोलना भी नहीं आता था, वह उस इंसान के साथ इंग्लिश में फराटेदार बातें कर रही है। थोड़ी देर के बाद जब बातें हुई तो सुमित्रा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मैं आपके साथ गाँव जाऊंगी। इस पर सुमित्रा के घर वाले भी राजी हो जाते हैं और वह अपने पिताजी के साथ गांव चले जाती है। जब वहां पहुंचती है तो वह अपने दोनों बच्चों से मिलती है, रिंकू और टिंकू, पर वह अपने ससुराल जाने से मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके घर वालों ने मतलब उसके ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी थी, इसीलिए वह वहां नहीं जाती है। वह वापस जगदीश के पास आती है और उस बेटे को भी अपना लेती है और जगदीश, उसका बेटा और दोनों बच्चे, टोटल 3 बच्चे सारे मिलकर खुशी खुशी रहते हैं। जब यह खबर उस वक्त मीडिया में आई थी तो अमेरिका के वर्जीनिया के जो पुनर्जन्म के एक्सपर्ट है और भारत के जो पुनर्जन्म के एक्सपर्ट है वो सारे मिलके इस केस को पूरा छानबीन किया। जब वे इस केस की छानबीन कर रहे थे उसमें उन्होंने इस केस में सारा चीज मतलब सही सही पाया। तब वर्जीनिया के जो लोग हैं उन्होंने इस पर मुहर लगा दी कि भारत का एक लौता यह पहला केस है जो कि सच है। इस तरह से पुनर्जन्म के बाद सुमित्रा अपने तीनों बेटों के साथ और जगदीश के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। तब जाकर 1998 में उसकी एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। वह पुनर्जन्म के बाद 13 साल तक जिंदा रहे। जब उसकी मृत्यु हुई उसके बाद जो उसका पति जगदीश है वह भी 2 साल के बाद गुजर गया और उसके तीनों बेटे आज भी जिंदा हैं और उसी गांव में है और यह कहानी भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी को कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं इसी तरह की कहानी आप सभी के लिए लाता रहूं। मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।